नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रालय का हुआ बंटवारा। अमित शाह को गृह, राजनाथ सिंह को रक्षा, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन तो शिवराज सिंह को कृषि। वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। वित्त मंत्रालय संभालेंगी निर्मला सीतारमण, तो जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा। एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज, तो टीडीपी के राम मोहन नायडू को मिला नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मिला एलजेपी के चिराग पासवान को। मंत्रियों ने संभालना शुरू किया पदभार। मंत्रालयों के बंटवारे पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने जताई खुशी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी खुशी। मोदी की नई कैबिनेट का पहला फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी। एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से होंगे लैस। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिया पहला अहम फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ 30 लाख किसान होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार ने जारी किए राज्यों को कर हस्तांतरण की 1,39,750 करोड़ रुपयों की किस्त। आज की रिलीज के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून 2024 तक राज्यों को 2,79,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार बने सिक्किम के मुखिया। राजधानी गैंगटोक में आयोजित समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट, तो देश के उत्तरी राज्यों में जारी रहेगा प्रचंड गर्मी का कहर। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। ज्यादातर बड़े विभागों के मंत्री अपने विभागों में बने हुए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा, अमित शाह गृह, निर्मला सीतारमण वित्त, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग और पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण के साथ ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको विस्तार से बताते हैं कि किसे कौन कौन से विभाग मिले हैं। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है, तो वहीं अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इनमें से जो तमाम बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं उनके मंत्रालय बदले नहीं गए हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं निर्मला सीतारमण को दोबारा से वित्त मंत्रालय दिया गया है और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का भार सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को दोबारा से शिक्षा मंत्रालय मिला है और जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। ये तमाम सारे मोदी कैबिनेट 3 के तमाम सारे ये मंत्री हैं। तीसरी पारी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, पशुधन और डेयरी मंत्रालय का भार संभालेंगे। सर्बानंद सोनोवाल पोत और जहाजरानी मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो वही राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नई जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। जुएल ओराव को जनजातीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। तो अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी, ये दो प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव अब संभालेंगे रेलवे के साथ ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जो कि सरकार का फोकस है नॉर्थ ईस्ट का विकास, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव को फिर से पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को अब संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का ये मंत्रालय का प्रभार है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान संभालेंगे। तो वहीं हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय उनको दोबारा से दिया गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया को श्रम, रोजगार, खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। उनके पिता रामविलास पासवान को भी यह मंत्रालय मिला था। और साथ ही साथ सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय की कमान संभालेंगे। ये मोदी कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री जिन्हें पोर्टफोलियो मिल चुका है और अब काम शुरू होगा मोदी ब्रिगेड का। राव इंद्रजीत सिंह को ये तमाम सारे जो स्वतंत्र प्रभार है वो आप अब उनकी जानकारी दे रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह को सौंपी गई है। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालेंगे जितेंद्र सिंह। तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल विधि और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस भूमिका में अब नजर आएंगे अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है राज्य मंत्री के रूप में। मोदी कैबिनेट में अब मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर सौंपा गया है। ये तमाम सारे मंत्री मोदी कैबिनेट के, आपको बता दें जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो श्रीपद यसो नाइक को ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो वही रामदास अठावले को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये राज्य मंत्री है तमाम सारे। शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बनवारी लाल वर्मा को उपभोक्ता मामले के और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं अजय टम्टा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये तमाम सारे राज्य मंत्री हैं। तो वहीं रवनीत सिंह बिड्डू को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मोदी सरकार के राज्य मंत्री के तौर पर रक्षा, खाद्य से युवा मामले और खेल मंत्रालय, सावित्री ठाकुर को महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर, राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। तो वही मुरलीधर मोहोल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य मंत्री और जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर संभालेंगे। और आइए इसी के साथ नजर डालते हैं राज्य मंत्री के वितरण पर। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने कैबिनेट में मंत्रालयों के वितरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे गृह और सहकारिता मंत्री की भूमिका फिर से सौंपी। मोदी 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा और प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए दृष्टिकोण पेश करेगा। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन के साथ किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। और वहीं कैबिनेट मंत्रालय के बंटवारे के बाद अब मंत्रियों ने पदभार संभालना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने के बाद आज सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कल हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज कैबिनेट के विभागों का वितरण हुआ। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपने भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। चिराग ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। उन्होंने कहा कि भारतीय विकास में कृषि और खाद्य का विशेष योगदान है, लिहाजा इसके विकास के लिए वो अपनी पूरा योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। जी किशन रेड्डी ने मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले भी उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया था। इस बार जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। एक ऐसे युवा नेता जो दक्षिण भारत में बीजेपी को स्थापित करने के लिए अपनी संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, अपना संपूर्ण जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, मोदी कार्यकाल 3 में आज एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले मंत्री जी आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आपने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैं पहली बार 2019 में एमओएस के नाते मंत्री पद का शपथ लिया हूँ। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद 2021 में कैबिनेट मिनिस्टर को एलिवेट करते हुए दूसरे बार शपथ लेना पड़ा। बहुत सारे कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु से, अलग अलग प्रांतों से भी बीजेपी की जो कमिटमेंट से काम कर रहे वैसे कार्यकर्ताओं को आज मंत्री पद का शपथ लेना के लिए नरेंद्र मोदी जी ध्यान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है क्योंकि एक किसान परिवार, गरीब परिवार से आए हुए कार्यकर्ता बहुत लोग आज केंद्र मंत्रिपरिषद में आज मंत्री के नाते शपथ लिया है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद देश में आज क्या बदलाव आया, भ्रष्टाचार के विषय पर भी हो, आतंकवाद के विषय पर भी हो, कम्युनल क्लासेस के विषय पर भी हो, देश को विकास के रास्ते में ले गए। इसलिए आने वाले इस 5 साल में भी यही रफ्तार से हम काम करेंगे। देश को दुनिया में एक विकसित भारत बना के लिए जो रास्ता डालने वाले हैं। अभी भारत एक दुनिया में 5वां आर्थिक स्थिति में एक मजबूत देश
आज 5वां स्थान पर है। इसीलिए मैं देश के जनता से अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिन में भी नरेंद्र मोदी जी को ऐसी आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश विकसित भारत वो रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर डीडी न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। तो ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, जिन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी सरकार देश के हित के लिए काम करती आई है और आने वाले 5 सालों में भी देश के हित के लिए ही काम करेगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। श्रीपद यसो नाइक ने मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत आनंद हो रहा है। नॉर्थ गोवा के लोगों ने जो मुझे मौका दिया, 6 बार मौका दिया, मेरा ये 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 6ठी बार जीता हूँ और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। और मोदी जी ने आज फिर एक बार यानी तीसरी बार अपने कैबिनेट में मुझे स्थान दिया, देश की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी नॉर्थ गोवा की जनता और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, ये पूरा करने के लिए फिर एक बार देश की सेवा निश्चित तौर से करेंगे और विकसित गोवा का जो एक सपना है वो साकार करने में हम आगे बढ़ेंगे। और वहीं मोदी सरकार 3.0 में विभागों के आवंटन के बाद केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भी सरकार ने बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास के बारे में अपना रोड मैप बनाकर दिया है। हम इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए हैं। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के धार से सांसद सावित्री ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जिला अध्यक्ष से संसद तक का सफर तय करते हुए कैसे दिग्गजों को पछाड़कर कैबिनेट में मंत्री बनी सावित्री ठाकुर, देखिए हमारे संवाददाता अजीत से उनकी विशेष बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी हैं। सावित्री जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला है, महिला और बाल विकास, किस तरह काम करेंगी, किस तरह आप देखती हैं? तो अच्छा विभाग तो है और महिलाओं को हम पहले से मैं करती हूँ उनके बीच में काम, तो मेरे को बड़ी आसानी होगी करने का। पर अभी हम कल जाके पदभार ग्रहण करें, मैं पूरी जानकारी दूँ, उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं उसमें सुधार और आगे उनकी क्या क्या बहुत सारी योजनाएं मेरे को पता है, पर और आगे हम उनसे लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसी समय पता चलेगा। अभी तो बढ़िया विभाग भी दिया है मेरे को और मैं महिला हूँ। हमारी जो कैबिनेट मंत्री है वो भी, उनसे भी बात हुई तो कल वो भी पदभार ग्रहण करेगी,
इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आपका लंबा अनुभव है समाज के बीच में काम करने का, आपने एनजीओ में काम किया है, वनवासी क्षेत्रों में आपने काम किया, आदिवासी क्षेत्रों में आपने काम किया है, मध्य प्रदेश में खासतौर पे, तो उस अनुभव को किस तरीके से अपने मंत्रालय में इम्प्लीमेंट करेंगी, किस तरीके से लागू करेंगी और क्या कुछ नया निकल के आएगा? जिस तरह मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं लागू हुई है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, क्या ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप देखेंगे। मैं जब करूंगी तो आपको दिखाऊंगी भी, जरूर आपको मिलेगी और मैं बहुत जल्दी करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जिनका कहना है कि वो महिलाओं को लेकर और बच्चियों को लेकर तमाम स्तर पर काम करेंगी और ऐसी योजनाएं जो कि उनके जो वह राज्य है मध्य प्रदेश में वहां पर वो लागू हुई हैं, उसको वो पूरे देश में भी लागू करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि महिलाओं का विकास हो और देश भर में जो महिलाओं का जो एक हम कह सकते हैं कि जो विकास की गति है वो लगातार आगे बढ़े। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि अब हम पंजाब को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी क्षेत्र में एक नारकोटिक्स ऑफिस है, हम जल्द 17 नारकोटिक्स ऑफिस खोलेंगे ताकि नशे पर लगाम लग सके। किसानों के मुद्दे पर बिट्टू ने कहा कि मैं खुद इसे केंद्र से हल करवाऊंगा। आप एक मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं, आप एक मंत्री बन जाएं और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वो भी ना आप एमपी हैं ना कुछ हैं, फिर भी आपको शपथ दिलवा दें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो इससे बड़ी बात पंजाब के लिए और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जो मुश्किल स्टेट यूपी बिहार वो हम सुधार लेके, तो पंजाब क्यों नहीं सुधार सकते हम? तो पर लेकिन बात ये थी यहाँ तक कोई पहुंचे तो सही। वहीं पे अमित शाह ने अनाउंस किया भाई एक ऑफिस है हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो का, हम 17 ऑफिस खोलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखना जिस दिन वो ऑफिस खुलेंगे और वहां पे आप सोचते हो कि नशे वाला दिख जाएगा कोई? किसानों का मुद्दा मैं खुद अपने कंधों पे उसे उठा के सेंटर से सब चीजें हल करवाऊंगा। मैं आपके माध्यम से ये किसानों को विश्वास दिलवाता। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला लिया है। भारत सरकार वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित कर रही है इस योजना को, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन की सुगमता और सम्मान को बढ़ावा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का और विस्तार करने और 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घर बनाने का फैसला किया है। यह निर्णय हमारे देश की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। पीएमएवाई का विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सरकारी फैसले में उस फाइल पर हस्ताक्षर किए जो प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी हुई है। यानी अब प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद देश के हर जरूरतमंद किसान को 2000 रुपयों की 17वीं किस्त जारी हो गई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 17वीं किस्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपए की किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी। हम स्थिर सरकार देंगे। प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी है। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में। इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। हम जो 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को 2,000 रुपए की किस्त दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद और अपने नए कार्यकाल को शुरू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को फोन कर उनका आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। पीएमओ के स्टाफ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने स्टाफ को संबोधित करते हुए नए जज्बे के साथ आगे बढ़ने का विश्वास जताया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर कार्यभार संभालने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीएम का जोरदार अभिनंदन किया। पीएम ने पदभार ग्रहण करने के बाद पीएमओ स्टाफ को संबोधित किया। पीएम का संबोधन पिछले कामकाज के लिए
स्टाफ को शाबाशी और नए कार्यकाल में और तेजी से काम करने के प्रोत्साहन से भरा था। पिछली सरकारों में पीएमओ को लेकर बनी आम छवि की याद दिलाते हुए पीएम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जनता का पीएमओ बनाने की प्रतिबद्धता जताई। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। पीएम ने कहा कि अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने की दृष्टि से करना है। पीएम ने देश को उस ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया जहां कोई नहीं पहुंच सका है। पीएम ने कहा कि सरकार के पास विचारों की स्पष्टता है, जिससे लक्ष्यों को हासिल करना आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री ने पीएमओ स्टाफ के प्रयासों को सराहा। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है, हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। पीएम ने कहा कि उनसे उनकी ऊर्जा को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं। पीएम ने जीवन भर अपने अंदर के विद्यार्थी को जिंदा रखने को अपनी ऊर्जा का रहस्य बताया। पीएम ने कहा कि जिसके अंदर विद्यार्थी जिंदा रहता है वो कभी सामर्थ्यहीन, शक्तिहीन या आलसी नहीं होता। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं, कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी। पीएम का संबोधन अपनी टीम का हौसला बढ़ाने वाला था। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए जोश जज्बे से जुट जाने पर पीएम का विशेष बल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के कर हस्तांतरण की किस्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। ये तमाम सारे अतिथि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए
भारत में आमंत्रित किए गए थे। इसी कड़ी में शिष्टाचार भेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मॉरिशस के प्रधानमंत्री की। और वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए थे। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शिष्टाचार भेंट की। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी भारत दौरे पर थे और इस दौरान भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत इन तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था और इस दौरान इन सभी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। सेशल के उपराष्ट्रपति की तस्वीरें आप देख रहे थे। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के आवेश में हुई बातों से आगे बढ़कर अब आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। और मोदी 3.0 में भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाए जाने पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि जो दायित्व मिला है उसे परिश्रम की पराकाष्ठा तक निभाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान के घर में समृद्धि आने पर ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। भागीरथ चौधरी ने डीडी न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में किसान कल्याण के लिए काम जारी है। चौधरी जी हमारे साथ हैं। भगीरथ जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है कृषि मंत्रालय की। देखिए, ये जो दायित्व दिया है उस दायित्व को हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। ये मोदी जी जैसा व्यक्तित्व नहीं जो किसान के, आज सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि तो उन्होंने रिलीज करी है, तो वो चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए और तब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आई ये देश ये विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। कृषि की आय दुगनी करना एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे और जिस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति होती रही है उसको किस तरह आप देखिए, सच्चे मायने में प्रधानमंत्री जी ने कृषि की आमदनी दुगनी करने के लिए उन्होंने जो जितने भी किसान के भले के लिए काम करना चाहिए वो किए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो। 2014 के पहले मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे देश में 75% जो बाजरा है वो राजस्थान में होता है और जो 2014 के पहले 1100 रुपए क्विंटल एमएसपी थी, आज वो 2500 रुपए क्विंटल है। 10 साल में 1400 रुपए क्विंटल बढ़ी है। ऐसे ही चाहे तिलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे अनाज हो, चाहे धान हो, हर चीज की एमएसपी बढ़ी है। इसी वजह से देश की आजादी के बाद दूसरी सरकारें जिन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो किसान की भलाई की सोचती तो आज किसान की माली हालत ये नहीं रहती। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए काम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम करेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं किसानों से जुड़े उनको वो सुलझाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित ऐसी नीतियों को वो लागू करेंगे जिससे किसानों की समस्याएं दूर हो। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी कैबिनेट 3.0 में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार मिला है। उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया और उन्हें मिठाई खिलाई। कल हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मंत्रालयों का वितरण किया गया। और केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण की किस्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। सिक्किम में नई सरकार का गठन हो गया है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा विधायक दल के नेता प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम की कमान संभाली है। प्रेम सिंह तमांग ने गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने भव्य समारोह में तमांग और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेम सिंह तमांग के अलावा सोनम लामा, अरुण उप्रेती, समदूप लेप्चा, भीमहैंग लिंबू, भोजराज राय, जीटी धुंगेल, पूरन कुमार गुरुंग और पिंटशो नामग्याल लेप्चा ने सिक्किम सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में हुए सिक्किम विधानसभा चुनावों में एसकेएम को 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी। मुख्य विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ को महज 1 सीट मिली। एसडीएफ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटों में से एक वो चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की बैठक में 2 जून को विधायक दल का नेता चुना गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की थी, जिससे बस खाई में गिर गई थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद जहां लोगों में गुस्सा है, वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की घोषणा की गई है। श्रद्धालुओं पर गोलीबारी, आतंकियों को पड़ेगी भारी। आतंकियों की कायराना करतूत। आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा। हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा और घर बैठा रहेगा। अपनों को खोने का मातम मना रहे ये लोग जयपुर के हैं। जयपुर के कपड़ा कारोबारी परिवार सहित वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, लेकिन आतंकी हमले का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर की फिजा में कायम हो रही शांति में एक बार फिर हलचल मचाने की नापाक कोशिश आतंकियों ने की है। इस घटना से लोग गुस्से में हैं। बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। रियासी आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। बड़ी बार हमारी जंग भी हुई, लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए। लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, ड्रोन की मदद से तलाशी ली गई। इसके अलावा राज्य जांच एजेंसी यानी SIA की टीम ने मौका मुआयना किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को घात लगाकर अपना निशाना बनाया। बस के ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। ताबड़तोड़ हमले के बाद तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी और 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी अस्पताल में रियासी आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। एलजी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता घायल लोगों को बचाना है। हमने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है।
ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। अभी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दुख जताया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर सैंपल इकट्ठा किया है। आतंकवाद के खिलाफ घाटी में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में दोषी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में बिगड़ती शासन व्यवस्था को लेकर कर्नाटक भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आड़े हाथों लिया है। कर्नाटक भाजपा ने पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर किए एक पोस्ट में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक में तुगलक युग की वापसी हो गई है, जहां कोई स्वतंत्र रूप से भारत माता की जय का नारा भी नहीं लगा सकता। दरअसल हाल ही में मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जीत का जश्न मना रहे भाजपा कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों कार्यकर्ताओं को हत्यारों ने इसलिए चाकू से गोद दिया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। और हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास थीम रखी गई है और वो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुधैव कुटुंबकम थी। इस वर्ष जो ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग का हम योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस बार इस पर हम काम कर रहे हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग को घर घर लोकप्रिय करने के लिए कई नए कंपटीशन शुरू किए गए हैं। लोग अपने परिवार के साथ योग करते हुए 2 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस वर्ष हम योग विद फैमिली वीडियो कंपटीशन लॉन्च किया है, जो MyGov प्लेटफॉर्म पर है, माई भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर भी उसके बारे में जानकारी है। उसको एक परिवार के साथ मिलकर के योग करने वाले परिवारों के लिए है। तो हमारा हेतु ये है कि लोग परिवार के साथ योग करना प्रारंभ करें। दिल्ली एनसीआर में जहां झुलसाने वाली गर्मी ने वापसी की है, तो देश के आधा दर्जन राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कुछ हिस्से जहां भीषण गर्मी के कहर से जूझ रहे हैं, तो देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। कहीं बारिश मौसम को सुहावना बना रही है, तो कहीं भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इन स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। मौसम ने ऑलरेडी 2 दिन पहले मुंबई में दस्तक दी है। 9 तारीख को ही मुंबई में बारिश चालू हो गया और मुंबई में दस्तक दी है। और कल और आज मुंबई में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और आने वाले 2 दिन के लिए भी जो हमारा साउथ कोंकण है वहाँ अच्छी बारिश हो सकती है। और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र आप देखोगे तो पूरा महाराष्ट्र में हमने येलो अलर्ट दिया है और जो साउथ महाराष्ट्र है वहाँ कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट है, उधर थोड़ी सी भारी वर्षा होने की संभावना है। देश के उत्तरी राज्यों में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 13 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और
बिहार झारखंड के अलग अलग स्थानों पर लू का दौर जारी रहने की आशंका जताई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ आज राजस्थान के उदयपुर में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मलावी के उपराष्ट्रपति सुलूस चिल्मा और 9 अन्य लोगों को ले जा रहा एक विमान लापता हो गया है। मलावी रक्षा बल का विमान सोमवार को राजधानी लिलोंगवे से निकलने के बाद रडार से गायब हो गया। पिछले 8 घंटे से विमान लापता है। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेवन्ना बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 24 जून तक रहेंगे। इससे पहले 6 जून को ही सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के जिरीबाम दौरे से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों की टीम पर आज सुबह हमला हो गया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने घायल सुरक्षाकर्मी से मुलाकात कर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में कुकरैल नदी के पास बसाई गई अवैध कॉलोनियों को हटाए जाने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इलाके में कई बहुमंजिले इमारतों को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुकरैल नदी को बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई को सही करार दिया था। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर हुई हैं। आंध्र प्रदेश के एक उम्मीदवार जरीपते कार्तिक की एससी में दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि याचिका अभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पवित्र अमर गुफा में नुकसान पहुंचाने की न्यायिक जांच के आदेश दिए। पवित्र अमर गुफा में पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी दी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सबूतों के साथ छेड़खानी करने वाली आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी। दरअसल विभव ने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था और पुलिस को उसका पासवर्ड अभी तक नहीं बताया है। पुलिस को आशंका है कि विभव के इसी फोन से स्वाति मालीवाल का एडिटेड वीडियो फॉरवर्ड किया गया था। दिल्ली जल संकट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने के लिए लगाई फटकार। याचिका में हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा।